जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। चारों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। आप ही के तरह इन्होंने भी अपने बैंक को मैनेज किया और इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई किया है। सर मैं आपको बताया था जिस दिन का मेरा लास्ट पेपर था आरबीडब्ल्यूएम का, और मुझे जैसे ही मैं सर क्लिक सबमिट पे बटन किया और 66 मार्क्स मेरे आए थे, तो मैं सर मतलब बहुत इमोशनल हो गया था। अगर पेपर में 65 प्लस नहीं आया तो मेरा नाम भी राजीव मिश्रा नहीं। मैंने सर हमेशा बस क्लास एक भी नहीं छोड़ा सर। मुझे खड़े होकर क्लास करना रहेगा बीच चौराहे में, मैं वो कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि वो लाइव होता है सेशन लाइव। हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर जेआईबी सेवी मेंटोर। आज हमारे साथ एक बार फिर से बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। और वो गेस्ट कौन से हैं अभी मैं आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। क्या अचीव किया है ये खुद आपको बताएंगे। देखिए, माना जाता है आईबीएफ का जो जेआईबी सीआईबी का एग्जाम है वो रियली बहुत टफ है। और अगर एनुअल रिपोर्ट भी देखे तो पासिंग परसेंटेज रियली वेरी चैलेंजिंग। 10 से 15% बैंकर ही आईबीएफ के इस एग्जामिनेशन जेआईबी सीआईबी को क्वालिफाई कर पाते हैं। उनमें से ही आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपने जीआईबी एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। चारों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। आप ही के तरह इन्होंने भी अपने बैंक को मैनेज किया और इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई किया है। जानेंगे आज इनसे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे है, कैसे इन्होंने ये चारों पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम अनुज सर। एक बार आप सभी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे की चीजों के ऊपर में हम चलेंगे। ओवर टू अनुज सर। Hi, thank you so much, sir, for welcoming me. Myself, Anuj Kumar Mishra, and currently I am working in ICICI Bank as a credit manager. Sir, मेरी जर्नी ऐसी रही है कि जब मैं सर सबसे पहली बार यूट्यूब पे सर मैं ऐसे सोचा था, कोशिश किया था कि मैं सबसे पहले सीसीपी अपना क्वालिफाई करूंगा। तो मुझे सर किसी ने रिकमेंड नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि सर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस सर मैं यूट्यूब पे सर आपका मतलब ऐसे ही वीडियो देख रहा था, मुझे लग रहा था कि आप सर कुछ पढ़ा रहे थे, 5-6 घंटे का कुछ सीसीपी लिख के आया था कि, तो सर बस मैं रैंडमली वो वहां से बैठा, और फॉर्चुनेटली सर उस दिन सैटरडे था, तो मेरे लिए सर बहुत बढ़िया टाइम था कि चलो रात भर भी अगर अपना खींच के पढ़ाई कर लेंगे तो अगले दिन संडे है, छुट्टी है, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं सर मतलब पहला जो 1 घंटा 1.5 घंटा आपका सेशन देखा सर, और लिटरली सर मतलब वही होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। और सर आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, मतलब सर इनफैक्ट मेरी वर्डिंग थी कि मतलब यार नहीं, मुझे जिस तरीके से समझना है वैसे सर बता रहे थे। तो मैंने सर 5-6-7 घंटे का जो आपका लगातार सर मैराथन सेशन था वो मैंने सर कंटिन्यू देखा। और फिर सर मैं 3-4 दिन आपके छोटे छोटे कुछ एमसीक्यू सेशन देखे, और सर मैं जब एग्जाम में गया तो सर मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं लिटरली पूरा पेपर ही, जैसे आपने सर जिस तरीके से पढ़ाया था, थोड़े केस स्टडीज थोड़े टफ थे सर, बट बाकी के क्वेश्चन तो सर आप सब आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसीपी क्वालिफाई किया था। फिर सर यस मैं सर, मैं आपको, ये पूछना चाहता हूँ अभी आप किस बैंक में हो एंड बेसिकली आपको जीआईबी करने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया था। तो एक बार इसके बारे में भी सभी ऑडियंस को बताइए, सो दैट आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल पाए सभी ऑडियंस। ओके सो सर करेंटली सर मैं आईसीआईसीआई बैंक में वर्किंग हूँ एज ए क्रेडिट मैनेजर। और सर जब जब मेरा सर सीसीपी क्वालिफाई हो गया तो मैं सर आपसे कनेक्ट किया, और सर वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जब मैं सीसीपी निकाल सकता हूँ तो मैं जेआईबी की जर्नी भी बहुत आसानी से वो कर लूंगा। मुझे अपने पे सर भरोसा था। फिर सर थ्रू आउट द मेरी जर्नी ऐसी रही कि आपने बोला कि कंटिन्यू जो है मतलब आप फरवरी से आपके गाइडेंस में सर आप फरवरी से स्टार्ट करिए। फिर मैं सर ओली बोर्ड का सर और बाकी चीजें भी मैंने प्लेटफॉर्म पे गया देखा सर, मुझे लगा कि नहीं यार मतलब अगर सर मेरे साथ हैं तो मतलब चीजें हो जाएंगी मैनेज। और फिर सर वहीं से मैं सर धीरे धीरे पढ़ता गया अपना, और रेगुलर सर थोड़ा सा सर मेरे अंदर ये था कि सर डेडिकेशन के साथ मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया। और मैंने सर जो भी सिलेबस था, जितना आप लोग सर कंटेंट पढ़ाते थे, जितना सर ओली बोर्ड में तो मोर देन सफिशिएंट सर कंटेंट है, तो कितना कितना क्या है सर वो मेरे लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट था। और सर मतलब फरवरी मार्च और अप्रैल सर ये 3 महीना में सर मतलब बहुत इजी तरीके से सारी चीजें पढ़ के मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। और सर ऐसा मतलब लोगों का मानना रहता है कि बहुत टफ है, टफ सर कोई भी चीज नहीं होता है, बस सर एक अंदर से डेडिकेशन होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि यू कैन क्रैक। और सर अपने मेंटर पे भरोसा होना चाहिए, जैसे सर आप है तो मतलब आपके थ्रू सारी चीजें गाइडेंस मिली रही, तो मेरी सर जर्नी बहुत ईजी हुई। यस सर। तो आज मतलब मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ सर। वैसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ बैंकर्स है जो आज आपको सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम बेसिक से बताना कि एग्जैक्टली आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटजी था। सर सबसे पहले मैं आपसे आई एंड एफ एस के अंदर में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पूछूंगा। इकोनॉमिक्स का पेपर है, बहुत सारे कंटेंट है, डिमांड सप्लाई है। बैंकर्स कहते हैं सर चीजें समझ में नहीं आती है, ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। इस पर बहुत सारे बैंकर्स फेल भी हुए हैं। कितने मार्क्स आए और क्या स्ट्रेटजी अपनाया था अपने एंड एफ एस पेपर के लिए।
एक्चुअली मैं अब सही बताऊं सर, तो मैं सर खुद मतलब बीटेक मेरा क्वालिफाइड है, तो मैं सर इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन हम्म। सर मैं सर बस एक ही चीज़ फॉलो किया सर, जैसे आफरीन मैडम ने बताया था, अंशुल मैडम ने जैसे पढ़ाया था सर, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें उन्होंने पढ़ाई थी। आईआईबीएफ क्रैक करने के लिए सर बहुत टफ चीज़ों का सर ऐसा माइंड में नहीं बैठाने की, बहुत टफ चीज़ें आती है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और आपको बेसिक चीज़ें पता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक था, आपके सारे जो है नेशनलाइजेशन कब हुए बैंक्स के, बेसिक बेसिक चीजें इतनी अगर आपको पता है, तो एग्जाम में सर मतलब सेम वही चीज आया था जो सर कंटेंट में मैडम लोगों ने पढ़ाया था। और सर मैं रिवीजन भी लिटरली, मैं आपको सही बताऊं, आपको तो पता ही था, मैं रिवीजन भी नहीं करता था। बस हम्म। जितना क्लास में 1 घंटे का क्लास सेशन रहता था और फिर शाम को कोई क्लास रहता था, बस मैं उतना ही पढ़ता था, उतना भी मोर देन सफिशियंट था। और लास्ट में सर क्रैकर बैच वगैरह हुआ, और अगर आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है सर, वही जो अगले दिन पेपर में आया सर, और मैराथन सेशन तो सर मतलब हम्म। एकदम वही सर लास्ट आपका ब्रह्मास्त्र होता है सबका। तो सर कितने मार्क्स लिए सर इकोनॉमिक्स में, आपके कितने मार्क्स आए थे? तो सर मुझे सर खुद विश्वास नहीं था, जब मैं पेपर करके आया तो सर मेरे 76 मार्क्स थे सर, आउट ऑफ 100। अरे ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। क्योंकि बहुत सारे बैंकर इस सेशन को भी देखेंगे तो वो उनके मन में यही रहेगा कि मतलब इकोनॉमिक्स में भी 76 मार्क्स अगर अनुज सर ले सकते तो हम क्यों नहीं। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं पीपीबी सब्जेक्ट में। तो पीपीबी सब्जेक्ट का सर आपको भी पता है सिलेबस बहुत वास्ट है। 55 यूनिट्स है, ऊपर से बैंकिंग टाइम होता है, फिर बैंक को मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना, स्टडी मैनेज करना। तो पीपीबी सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया और किस तरीके से आपने इसको क्वालिफाई किया? थैंक यू सर। एक्चुअली सर मैं सही बताऊं तो पीपीबी के लिए भी सर आपको भी पता है कि सर जब मैं सीसीपी का सेशन देखा था तो आप ही का देता था, और सर पीपीबी में भी सर आप ही ने पढ़ाया था। और सर मैं सही बताऊं मतलब पीपीबी में केवल बैंकर्स मतलब माइंडसेट ऐसा होता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लिटरली हम्म। है। बट सर अगर आप एक शेड्यूल के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं, आपको पता है कि नहीं, पहला ये जो है मॉड्यूल ए में पहला हमारा ये टॉपिक है, दूसरा ये टॉपिक है, फिर सरसाई फिर जो है सरफेसी है, फिर ये है, फिर आपका एमएसएमई। अगर आप शेड्यूल वाइज से जितना आपने सब बताया था, अगर केवल आपको सब फॉलो करना है, मतलब आपका कंटेंट सब मोर देन सफिशिएंट है। इनफैक्ट मतलब आईआईबीएफ का पेपर भी सर मुझे ऐसे लगता है कि मतलब आप ही लोग सर एक तरीके से सेट, क्योंकि सर कंटेंट इतना इजी हो जाता है ना कि फिर सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है। तो सर आप लोग जो पढ़ाए थे सर वो मोर देन सर सफिशिएंट था, उतना ही कंटेंट सर सफिशिएंट था। क्योंकि सर इतने इस सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाना, केस स्टडी सर सारी चीजें कराना, और जैसे सर आईआईबीएफ केस स्टडीज पूछता है, और सर आपने तो आपका तो सर पूरा फेमस है, आपको तो पता ही है, आपने सर डायग्राम में हम्म। जिस तरीके से आप बताते हैं सारी चीजें लिख लिख के, आपका एलसी क्या होता है, बीजी क्या होता है, जिस तरीके से तो सर वो बहुत इजी हो गया था। और सर उस चीज को एग्जाम में समझने में सर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम टाइम आया, तो सर जिस तरीके से आपने बताया था सर बस उसी को फॉलो किया सर, कुछ कोई अलग से चीज फॉलो नहीं। यस सर। अब बेसिकली मैं जब अभी फाउंडेशन बैच जेआईबी का चल रहा है सर लेटेस्ट, तो बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं सर आप अलग अलग एग्जांपल देते हो, ये एग्जांपल लेने की क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली टॉपिक को बता दो। तो सर जो मैंने, क्योंकि आपने पूरा जेआईबी मेरे से पढ़ा है, आपने पूरी प्रिपरेशन की है, तो जो मैं एग्जांपल लेता था अनुज सर का, अमित सर का, संजय सर का, मिक्स करके मुनमुन बैंक के साथ हमने एग्जाम्पल बना दिया। इज इट हेल्प यू इन द एग्जाम? क्या केस स्टडीज में मदद किया ये सभी एग्जाम्पल्स आपके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं उन बैंकर्स को सर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी बैंकर्स अगर एसोसिएटेड हैं ओली बोर्ड पे, और अगर आपको अजय सर पे भरोसा है, तो प्लीज आप दूसरा कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल चीजें समझे रहेंगे, या कोई भी बैंकर्स को अगर प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएंगी, तो फिर एग्जाम में वो ऑटोमेटिक बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि केस स्टडी सर ने जिस तरीके से बताया था, और फिर वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर वो उतना कॉम्प्लिकेटेड पूछते ही नहीं है। अब हम्म। सर आपने सर इतने हाई लेवल तक बता दिया होता है कि फिर वो सारी चीजें छोटी लगने लगती है। तो सर प्रैक्टिकल चीजें अगर इजी है तो थ्योरेटिकल ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो मेरा सर यही रिक्वेस्ट है बैंकर से कि प्लीज आप भरोसा रखिए, लास्ट तक सर के साथ बने रहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन, जो बहुत सारे बैंकर्स डरते भी इस पेपर से, एएफएम पेपर क्या चैलेंजिंग रहा था आपके लिए? एंड एएफएम, क्योंकि आपने बोला बीटेक बैकग्राउंड से, तो कमर्स चीजों को समझना एंड उसके बाद सभी चीजों को टैकल करना, क्या लगता है आपको एएफएम कैसे निकाला आपने? क्योंकि बैंकर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है सर ये पेपर। तो सर लिटरली सर मैं आपको सही बताऊं तो एएफएम सर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा लोगों का परसेप्शन था सर, और मेरी भी पहले माइंड में था सर, जब मतलब आप लोगों से नहीं मिला था और प्रद्युमन सर से नहीं मिला था सर, मेरे दिमाग में भी था कि बहुत डिफिकल्ट होता है, पता नहीं कैसे होगा। बट सर मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, और मैं अपने बैंकर्स फॉलोअर्स को भी बता रहा हूँ जो ओली बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, प्लीज आप
अपने मेंटर्स पे भरोसा रखे। प्रद्युमन सर ने इतने इजी तरीके से एएफएम बताया है और मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ में आया था, क्योंकि कॉमन कुछ टॉपिक्स रहते हैं दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में भी, और न्यूमेरिकल तो सर ने बहुत ही इजी कर दिया था लास्ट मोमेंट पे। तो ग्रेट मेरे सर। लिए सर बहुत आसानी से सर सारी चीजें इसलिए हो गई क्योंकि सर मैं कहीं दूसरी जगह दिमाग अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होने दिया। मुझे लगा कि यार नहीं, एक मेंटर बता रहा है, एक फैकल्टी बता रहा है, तो बस उसी प्रोसेस को फॉलो करना। और कोई सर 90-95 लाख के जो है सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमें बस ये करना है ग्रेट कि सर। हमारा जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो क्रिएट हो जाए। और उतना ही सर बोलते थे कि आपको 55 से 60 की कितनी स्ट्रेटेजी रखनी है, बस आप उतना ही फॉलो करना है। तो सर बस वही फॉलो किया। और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे सर, जैसे ईएमआई का कैलकुलेशन होता था, उसको 2-4 बार सर क्लास में कराते थे, तो सर अपना थोड़ा सा उसको मैं अदर टाइम में निकाल के प्रैक्टिस कर लेता था। बाकी सर लास्ट मोमेंट पे मैं, मुझे सर आज भी याद है कि सर ने पूरा यूनिट 1 से लेके पूरा लास्ट यूनिट तक जो चारों मॉड्यूल पढ़ाया था, उसमें सर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत बहुत काम के सर क्वेश्चन आए थे जो है। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली याद थे, तो मैंने सर वो चीजें कर लिया था। और सर मेरी थोड़ा सा सर जो है मतलब कहूँ कि कैलकुलेशन वाले पोर्शन से घबराने की जरूरत नहीं है बैंकर्स, क्योंकि आपके पास जो है थ्योरेटिकल पोर्शन ही इतना मतलब है कि आप आराम से पास मार्क्स हो जाएंगे। सो अपना माइंड जो है एकदम फोकस रखिए, अब सब इजी तरीके से हो जाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। अब लास्ट पेपर बचता है सर आरबीडब्ल्यूएम। तो आरबीडब्ल्यूएम के लिए क्या स्ट्रेटजी अपने अपना माना जाता है सर? इजी पेपर था या इजी पेपर आता है, बैंकर्स ये कहते हैं, बट एग्जैक्टली आपने जो पेपर दिया तो एग्जैक्टली आपने क्या फेस किया, कैसे आपने प्लान बनाया था इस पेपर को टैकल करने के लिए, द लास्ट पेपर ऑफ जेआईबी? सर लास्ट पेपर आरबीडब्ल्यूएम सर एक्चुअली वही होता है कि जब आपका फाइनल मैच होता है तो डू और डाई वाला पोजीशन होता है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में आप चाहे क्वार्टर फाइनल में जाओ चाहे सेमीफाइनल, आपका नॉकआउट स्टेज होता है। नॉकआउट स्टेज में थोड़ा सा आपको मतलब लगता है कि माइंड में यार ये फाइनल पेपर अगर ये निकल जाए तो मतलब जितना हमने एफर्ट किया था वो सारी चीजें निकल जाएंगी। तो सर बिल्कुल जिस दिन मैं सर पेपर करके आया था एएफएम का, और मैं सर मतलब राजीव सर से तुरंत तुरंत कनेक्ट किया मैंने जो है। फिर सर ने इतने बेसिक तरीके से चीजें बताई कि आपको बस मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा। और जैसे सारे मेंटर्स पे आपने रखा, आपने मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपके निकल जाएगा। फिर सर का जो वो 7 दिन का क्लास था और 6 दिन का, और वो 6 दिन के क्लास में सर ने जो लास्ट के 2 दिन पढ़ाए थे, बोल रहे थे कि मेरा बस 2 दिन का आप मैराथन देख लो, अगर पेपर में 65 प्लस नहीं आया तो मेरा नाम भी राजीव मिश्रा नहीं। और सर ने यही चीज बताया। तो सर लिटरली मैं मतलब बाकी दिन तो कंटिन्यूअस पढ़ाई, लेकिन लास्ट के 2 दिन मैराथन सर मेरा निकाल के 66 मार्क्स थे सर। तो मुझे अरे सर के ग्रेट सर, वर्ड आज भी याद है। ये ग्रेट सर, सर, ग्रेट। सर का एक बहुत बढ़िया जो है वो था कि खेल खत्म पैसा हजम। तो हर हर बात पे सर बोलते थे, तो मैं भी बोला कि सर मतलब जेआईबी करके मेरा खेल खत्म सो मेरा पैसा हजम, तो सर सारी चीजें हो गई। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं ना, क्योंकि कहीं से कहते हैं सर मुझे ये रिसोर्सेज दे दो, कोई किसी, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे ग्रुप में, मैं भी एक्टिव हूँ सर। कहीं से पीडीएफ मांगते रहते हैं, कहीं ये पीडीएफ दे दो, वो पीडीएफ दे दो, अलग अलग रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपने भी ऐसा किया था क्या? या फिर आपने एक ही रिसोर्सेज पे रिलाई किया, या फिर आपने मैकमिलन की बुक आपने बाय किए थे? तो बेसिकली आपने क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया था अपनी जेआईबी की प्रिपरेशन की जर्नी में? तो सर मैंने तो सर पहले ही बता दिया था कि जब मैंने सर सीपी मेरा क्लियर हुआ था, तो मुझे सर ओली बोर्ड पे पूरा भरोसा हो गया था, क्योंकि सर ओली बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर आपको आईआईबीएफ लेवल का आपको पैटर्न मिलेगा एकदम डिक्टो डिक्टो। तो क्या मतलब 70-80% आपको लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। इतने मॉक टेस्ट होते हैं, इतने आपके पास कंटेंट होते हैं। एक टाइम पे बैंकर्स बोलेंगे कि यार जितना टीम दे रही है उतना ही नहीं पढ़ पाएंगे। और मैं आपको सही बताऊं, बैंकर्स की कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट जॉब में होके अगर मैं टाइम निकाल के सारी चीजें अगर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप सारे लोग कर सकते हैं। बस आपको भरोसा रखना पड़ेगा ओली बोर्ड टीम पे, मेंटर्स पे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा एफर्ट करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और उनको हमसे ज्यादा ही चिंता रहती है आप लोगों की, क्योंकि उनको भी तो पासिंग देना है, क्योंकि वो भी इतना एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, कंटेंट्स इतना देते हैं। और तो कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत हेल्प मिला सर आप लोग के कंटेंट से, आप लोगों ने जो भी चीजें प्रोवाइड करवाई है। और सर मुझे जब भी जरूरत है तो सारे फैकल्टीज ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। तो मुझे तो कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। और सर मेरा बैंकर्स को यही फीडबैक है कि प्लीज आप बिलीव रखिए, बिलीव से बड़ी चीज लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप 100% आपका होगा, आप बस टीम पे भरोसा रखिए, सर मेरा यही कहना है। ग्रेट सर, ग्रेट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे जैसे हम लोग टेस्ट भी लेते हैं आप लोगों का, मतलब बीच बीच में मॉड्यूल वाइज टेस्ट हो गया, तो वो एक एग्जाम वाली फीलिंग आपको मिली थी कि आपने मॉड्यूल वाइज टेस्ट दिए थे,
मेरे सब्जेक्ट के या बाकी सब्जेक्ट के, और उसमें आपका क्या फीडबैक है? क्योंकि बहुत सारे बैंकर उसे स्किप कर देते हैं, कहते हैं रहने दो, क्या ही टेस्ट देना है। तो क्या आपने टेस्ट दिया था, और उस टेस्ट में आपका क्या फीडबैक है अगर आपने दिया था? सर देखिए, ऐसा सर माना जाता है कि आप अगर कोई भी पर्सन अगर किसी चीज को फाइनल खेलता है तो प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। आप चाहे क्रिकेट मैच ले लो, आप चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, कल्चरल प्रोग्राम में ले लो, आप किसी फेस्टिवल्स में ले लो, अगर आपको कहीं शो करना है तो जिस तरीके से सारे फील्ड में होता है उस तरीके से पढ़ाई में भी होता है। और आपने सर आपके सब्जेक्ट में सर जो आपने मॉड्यूल वाइज टेस्ट कराया था, मुझे सर आज भी याद है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, सारे मॉड्यूल्स का आपने कराया था। और उसको तो सर मैं मतलब ऑफिस से मैं 9 बजे भी आया था सर, तब भी मैं 1 घंटा, क्योंकि वो सर अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, उससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में, आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितना एफर्ट किया, आपने जो क्लास में समझा है वो क्या मतलब। और सर आपका क्वेश्चन तो मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे आज भी याद है कि सर का जो क्वेश्चन लगा लिया वो 100%, अगर वो उससे मतलब अगर वो क्वेश्चन आईएबीएफ में आता है तो आप 100% लगा लोगे, क्योंकि सर आप जो चीज पढ़ाए रहते हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो सर वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। और मुझे आज भी याद है, मेरा फर्स्ट मॉड्यूल में 61 मार्क्स था, और मेरा मुझे तो कभी लगा नहीं कि कैसे पास होंगे, लेकिन वही है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जितना सर आप क्लास में बताए थे उसी हिसाब से पेपर सेट किए थे, और आप सर हमेशा एक लेवल ऊपर ही स्टैंडर्ड पे सर आपने पेपर सेट किया। तो सर मैंने तो कोई अपना मॉड्यूल मिस नहीं किया सर, टेस्ट का, मेगा टेस्ट का, जो आपका मेगा टेस्ट माना जाता है। और वो बहुत फेमस भी है सर। मैं तो अभी तो कई सारे स्टूडेंट से मिला, अरे अजय सर का मेगा टेस्ट जो है भाई वो तो कर लो भैया, पीपीपी निकल जाएगा, वही सहारा है। तो बहुत मजा आता था सर आपको टेस्ट देने में। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी रहा सर हमेशा, मतलब RBWM में, AFM में कुछ ना कुछ सर कंटेंट मिलता रहता था, टेस्ट देने का मौका मिलता था। तो सर बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट था सर क्रैक करने के लिए। यस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे बहुत सारे बैंकर से मेरी बात होती है, कहते हैं सर जॉब जाते हैं हम, वहां पे काम करते हैं, उसके बाद घर पे आना, फिर सर अपने पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सर स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं उन बैंकर्स को हमेशा कहता हूँ कि कुछ बैंकर उन चीज को भी मैनेज करते हैं। तो आज एक रियल एग्जाम्पल हो आप, आपने घर भी मैनेज किया, आपने पढ़ाई मैनेज किया, और बैंक भी मैनेज किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो क्या की ऑफ सक्सेस था कि टाइम को आपने ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज करके चारों पेपर को फर्स्ट टाइम में निकाला, जो बहुत सारे बैंकर्स डरते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो बेसिकली आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे हमें? तो सर लाइफ में सर एक कोट है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट्स अ फुल ऑफ थॉर्न्स। जब सर हम लोग बचपन में थे तो ये चीजें सर, ये कोट्स पढ़े थे, और अगर जब बचपन में ये चीजें पता चल गई थी कि फुल ऑफ थॉर्न्स है, चीजें हमेशा कुछ ना कुछ लगी रहेगी, तो अगर आपने ही डिसाइड किया था, मतलब एक बैंकर ये डिसाइड करता है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसको जीआईबी क्लियर करना है, सीआईबी क्लियर करना है, कोई भी अगर एक स्टेप ऊपर जाना है, तो अगर आपने माइंड में वो चीजें बैठा ली है तो फिर वो करना पड़ेगा। तो सर मैं ये बताने से पहले एक चीज सर मैं बता दूं, मेरा सर एक अपना पर्सनल रूल था कि अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको तब तक मत छोड़ो जब तक आप उसको पा मत लो, या तो स्टार्ट मत करो, नहीं तो क्योंकि वो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। और दूसरी चीजें ये हम्म। है कि अगर इम्पोर्टेंट चीज पहले करोगे तो इम्पॉसिबल चीजें अपने आप होंगी। तो ये दो सर मेरा अपना रोल रहा है। तो मेरी सर ये जर्नी रही थी कि मुझे पता था सर, मैं 7, 7:30 बजे अपना ऑफिस से निकलता था, और कभी कभी तो 8 भी बज जाता था। 8 बजे से क्लास होता था सर, तो मेट्रो में मतलब ये अपना ईयरबड्स लगा के सर क्लास लाइव स्टार्ट कर देता था। और कितने सर मतलब फिर उसके बाद 9 बजे तक रूम में पहुंचना, मतलब फिर उसके बाद तब भी क्लास मेरा कंटिन्यू रेडी है, क्योंकि 9 से 11 वाला क्लास तो भाई छोड़ना ही नहीं है। वो तो अपना पूरा एक, जैसे मेडिसिन होता है कि भाई पूरे दिन का मेडिसिन मेरा ये है, तो वो एक था क्लास का। तो सर थोड़े से देखिए चैलेंजेस थे सर, क्योंकि दिन भर आप ड्यूटी करके आते हैं तो रहते हैं, लेकिन माइंड में चीज था कि नहीं, हमको अगर मैंने स्टार्ट किया है तो चीज क्लियर करना पड़ेगा। और सर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं तो सर मेरा थोड़ा सा सर बाकी बैंकर से थोड़ी डिफरेंट जर्नी रही है, क्योंकि सर आपको पता है आईसीआईसी बैंक जो है एक नॉन मेंबर है सर आईएबीएफ का, तो उन्होंने सेंटर भी चेंज भी नहीं किया, और मैं सर पहले गुड़गांव में था, सो मेरा ट्रांसफर कानपुर में हुआ था। तो जो सर मैराथन सेशन होते थे 6, 6, 8, 8 घंटे के, तो सर मैं 8 बजे ड्यूटी करके सर, फिर उसके 6:30, 7 बजे ड्यूटी करके निकल के, फिर उसके बाद सर मैं मेट्रो में बैठ के मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था, और फिर रेलवे स्टेशन पे सर सुबह मुझे दिल्ली पहुंचना रहता था, तो मैं सर 1, 1 बजे तक मतलब खड़े होके सर सारी चीजें, फिर मैराथन सेशन देखना करना, फिर उसके बाद अगले दिन पहुंच के सर एग्जाम देना, और फिर जब आपका निकल जाता तो आपको खुशी लगती है कि नहीं यार, मतलब इतना डेडिकेशन अगर हो तो फिर
चीजें निकल जाती हैं सर। तो मेरे लिए सर ये चीजें थी कि मुझे पाना है बस, चाहे किसी भी हालत में। और बाकी बैंकर्स का तो ग्रेट थोड़ा सर, ग्रेट। इजी इजी ही रहा होगा, क्योंकि उनके सेंटर भी पास में थे तो सारी चीजें हो गई थी। तो अगर मेरे जैसा ये बंदा अगर निकाल सकता है तो डेफिनेटली आप अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे डेडिकेशन रखिए, 100% निकलेगा। यस सर। तो बेसिकली मैं उस सर को जानता हूँ जो एक टाइम पे बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वो एफर्ट कर रहे हैं, अपने बैंक को मैनेज कर रहे हैं, लेट नाइट तक स्टडी कर रहे हैं, एंड उसके बाद बहुत सारे एग्जाम भी देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम फेल हो जाते हैं, उसके बाद फैमिली को मैनेज करना। क्या आज आप उस अनुज को थैंक यू बोलोगे जो उसने बहुत एफर्ट की और इस एक मुकाम आपको दिया है, एटलीस्ट एक सक्सेस का मुकाम दिया, टीसीपी निकाला, बैक टू बैक एक और सक्सेस मिली? तो वो अनुज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उसको थैंक बोलोगे जिसने अपने फैमिली को मैनेज किया, लेट नाइट तक, रात रात तक पढ़ाई की है, एफर्ट की है? तो क्या आज आपको मौका मिलेगा तो क्या उस अनुज को थैंक बोलोगे आप? क्या वो मोमेंट्स याद आ रही हैं आपको जब आपने जेआईबी निकाला, सीसीपी निकाला? वो पेन जो होता है ना, बेसिकली वो दिखता है जब हमें कोई सक्सेस मिलती है। तो क्या आप उस अनुज को थैंक्स बोलोगे? बिल्कुल सर, मैं आपको बताया था जिस दिन सर मेरा लास्ट पेपर था RBWM का, और मुझे जैसे ही मैं सर क्लिक सबमिट पे बटन किया और 66 मार्क्स मेरे आए थे, तो मैं सर मतलब बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि सर मुझे लगा था कि लास्ट पेपर मेरा डू और डाई वाला है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सो सर वहाँ से निकलने के बाद सर मैं आनंद विहार मेट्रो वहाँ स्टेशन पहुँचने तक सर मैं बहुत इमोशनल था। और इसलिए था सर क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिलने से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरी जर्नी सर। क्योंकि मुझे पता है कि सर मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की फैमिली के साथ जो है, और फिर उसके बाद जो अपने ये बैंक के साथ जो है, किस तरीके से बैंक में भी आपको पता है प्रॉब्लम्स रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें सर मैनेज की, और मैं सर हमेशा उस वो मेरा सर मेमोरेबल मोमेंट्स है सर, जो मैंने अपनी जर्नी 4 से 5 महीने जो सर बिताई। लेकिन सर पहले के कॉन्फिडेंस में और आज के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का अंतर है। और हमेशा सर मतलब आज भी सक्सेस मिलने के बाद सर मैं अपने आप को जीरो कर लिया हूँ फिर से, क्योंकि मुझे सर और भी ऊपर जाना है। तो लाइफ में कभी भी ऊपर जाना होता है तो फिर एक बार टॉप से आपको जीरो होना पड़ता है। और विथ फुल कॉन्फिडेंस सर फिर एक बार मतलब न्यू टारगेट की तरफ सर, आपको पता ही सर मेरा अगला टारगेट क्या है। सो मैं तो सर फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सर अपने आप को हमेशा थैंक यू बोलूंगा, और कि मैंने वो सारी चीज़ें सर अचीव की इतना एफर्ट करके। लेकिन सर उससे भी ज़्यादा थैंक यू सर पूरी बोर्ड टीम को और सर सारे फैकल्टीज को बोलूंगा, क्योंकि सर उन्होंने हमसे ज़्यादा एफर्ट किया है सर। लिटरली सर मुझे जब जब रिक्वायरमेंट था, जब जब सर सारी चीज़ों की थी, तो आप लोगों ने सर हमेशा सपोर्ट किया। तो सर वही होता है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, आपको कभी सपोर्ट रहा सर, मेरा भी एफर्ट रहा, तो सर कम्बिनेशन ऑफ बोथ सर सक्सेस तो सर होना ही था मतलब। यस सर। जब क्योंकि कोई चीज अचीव होता है ना, चाहे चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, बट जो कोई चीज अचीव होता है ना, तो फ्लैशबैक आता है, यार हमने इतनी एफर्ट की थी, हम बैंक से छुट्टी लेके आ रहे हैं, बहुत बहाने लगा रहे हैं, फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे पेन को छुपा रहे हैं, उसके बाद फिर कोई चीज अचीव होता है ना, तो सच में वो बहुत प्राउड वाली मोमेंट होती है सर। नेक्स्ट कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन रहेंगे जिसका 2 to 3 वर्ड में आप आंसर देना सर। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा जीआईबी एग्जाम में? AFM। सबसे इजी सब्जेक्ट? सर PPB मेरे लिए बहुत इजी सब्जेक्ट था सर। फेवरेट फैकल्टी? कोई भी ले सकते हो आप, नॉट मी ओनली, कोई भी फैकल्टी। सर अब मतलब लिटरली सर, अब आप अजय सर। एंड न्यूमेरिकल वर्सेस केस स्टडी, सबसे पसंद क्या है आप? सर केस स्टडी बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर क्लियरिंग द जीआईबी? इमोशन, फुल ऑफ इमोशन। ग्रेट सर, ग्रेट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा सर, अब बेसिकली बहुत सारे बैंकर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी भी वो मोमेंट पे, जैसे अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था निशांत सर का, पिछले 15 साल से वो सर प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, एंड उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब निकाला है, तो बार बार मल्टीपल फेलियर मिल रहा था उनको। एंड ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हैं जिनका एक अटेम्प्ट हो गया, जेआईबी नहीं निकल रहा, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, आज वो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। उनमें से कुछ बैंकर जरूर होंगे जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, या आगे चलकर या भी देख रहे होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन सभी बैंकर्स को जो नहीं निकाल पा रहे, आप उनको क्या गाइडेंस दोगे, एंड किस तरीके से आप उनको बोलोगे कि वो अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं या उनको क्विट कर देना चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन टू ऑल दोस बैंक? सर मेरा मतलब हमेशा से, अभी मैंने जस्ट अभी अपने इंटरव्यू में बताया सर कि अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो आप लास्ट तक मत छोड़िए। देखिए, रिजल्ट्स होना ना होना डेट इज दी बाई प्रोडक्ट है आपका। आपका रिजल्ट एक बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है आपके, आपने कितना एफर्ट किया सर जो है।
और मेरे सर क्वालिफाई होने के बाद भी सर जो है कई सारे बैंकर्स जो सर हैं उनका मेरे पास कॉल भी आया। मैंने हमेशा यही बोला कि कोई इशू नहीं है, अगर एक एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट अगर आपका नहीं भी निकलता है तो प्लीज लाइफ में कॉन्फिडेंस मत लूज होने दीजिए, क्योंकि पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। और उससे भी ज्यादा है, आप जिस मेंटर के साथ जिस सब्जेक्ट को आप पढ़े हैं प्लीज उन पे भरोसा रखिए, क्योंकि उनसे ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा उन्हें वो होती है, चिंता होती है कि यार मतलब क्यों रह गया, मतलब हमने इतना एफर्ट किया सामने वाले ने किया। तो प्लीज आप उन पे भरोसा रखिए। और बात रही स्ट्रेटेजी की, तो देखिए मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग फैमिलीज वाले भी, उनके फैमिलीज भी है और उनके बच्चे भी हैं, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। सो आप ऑफिस आवर्स के बाद सैटरडे संडे आपके पास सेकंड सैटरडे संडे या फोर्थ सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, आप 2 घंटा 3 घंटा निकाल के आप एफर्ट कर लेंगे। और माइंड में हमेशा यही रखना है कि 100 में 100 लेके नहीं आना है, आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है। और उतना ही कंटेंट कॉन्साइज एंड क्लियर आपको कंटेंट पढ़ना है, जितनी फैकल्टीज आपको बता रहे हैं कि इतना मेरा 50 से ऊपर आ जाएगा। तो प्लीज अपने पे भरोसा रखिए, फैकल्टीज पे भरोसा रखिए। और 2 से 3 घंटा जो छुट्टी वाले टाइम है, आप बस उतना समय निकाल के पढ़िए, डेफिनेटली आपका होगा, क्योंकि आपके आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। और निकलने के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं बहुत सही स्टडी मेरे हिसाब से ग्रेट तो। सर, ग्रेट सर। आईबीएफ के मतलब जो एग्जामिनेशन रहते हैं, क्योंकि आपने चारों पेपर दिया है, कहते हैं कि आप 6 महीना जितना मर्जी एफर्ट करो कोई नहीं देखता, वो 2 घंटा डिसाइड करता है कि आप एग्जाम को निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। आपके सामने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, आपके सामने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आपने उस 2 घंटे को कैसे मैनेज किया बेसिकली? क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स बहुत रेडी रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं, बट वो 2 घंटा वो खराब कर लेते हैं, जिनके वजह से उनका कोई पेपर नहीं निकल पाता है। तो उस 2 घंटे में बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या स्ट्रेटजी रखा था? सारे क्वेश्चन एक लाइन से करना है, वो क्वेश्चन करना है जो आता है, यानी आपकी प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर में थी, सो दैट कि उन सभी बैंकर्स को जो एग्जाम टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, वो आगे से पैनिक ना करे? इस पे आपका क्या सजेशन रहेगा? ओके सो सर, मेरा सर यही मानना था, अगर मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सर मतलब क्लास में ही सर मुझे मतलब फैकल्टीज ने इतनी सारी चीजें बता दी थी कि मतलब आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और अगर आप इतने पोर्शन को कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। तो मैंने सर क्या किया था कि मेरे पास जब 2 घंटा पेपर आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बहुत मतलब डिफिकल्ट केस स्टडीज है या न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो मैं स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है ये पैटर्न रहता है पेपर का आईएबीएफ का, कि आपको स्टार्टिंग में 8-10 क्वेश्चन ऐसा दे देगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, फिर आगे जो इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के, वो छूट जाएंगे। क्योंकि ये आजकल पैटर्न फॉलो हुआ है, क्योंकि मैं लास्ट 2 एग्जाम दिया तो मुझे पता है ऐसे एक सीसीपी का कि स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन डाल देता है। सो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि यार इतने बैंकर्स दे रहे हैं तो हमें पेपर मॉडरेट ही रखना है, बहुत टफ नहीं रखना है। और अगर टफ होगा तो वो सबके लिए होगा। तो जो तो 2-3 क्वेश्चन सर आ गया था, मुझे आज भी याद है। आरबीडब्ल्यूएम में सर केस स्टडी बहुत ज्यादा मतलब उस बड़े बड़े आ गए थे क्वेश्चन, 2-2 नंबर के। तो फिर उसके बाद जो है मैं स्किप कर दिया, अरे ठीक है आगे तो मिलेगा। फिर सर मेरे चारों पेपर में यही पैटर्न रहा सर, मैं पूरा क्वेश्चन जो है किया, और जो मुझे लगा कि मुझे बुक मार्क करके रखना चाहिए वो मैंने बुक मार्क करके रखा। फिर पूरे क्वेश्चन लाइन से किए, जब मेरे पास 15-20 मिनट बच गए फिर मैं बुक मार्क वाला एकदम आराम से केस स्टडी पढ़ा। माइंड में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आपका लग जाएगा, और नहीं भी अगर क्लियर है, नई भी चीजें रिकॉल हो रही है तो छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो यस सर। बस सर, और ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा बीसी ऑप्शन क्लोज होता है तो कोई आप लगा दो, इतना वो नहीं है, क्योंकि आपको पता लग जाता है 100 क्वेश्चन में क्या पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इतना तो अंदाजा हो जाता है। तो सर बस मेरी यस। यही स्ट्रेटेजी रही। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहला क्वेश्चन भी अगर बहुत बड़ा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन क्या है। सो इट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट। यस सर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे जैसे बहुत सारे बैंकर्स ना, जब क्या होता है ना, एक हफ्ता रह जाता है, एक हफ्ता एक 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 सब्जेक्ट के लिए, अब तो आईबीएफ मतलब दो दो पेपर एक हफ्ता में करवा रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लास्ट का 6 डे रहता है, एक हफ्ता रहता है, उसमें आपने सेल्फ स्टडी किया था, आपने अपने नोट्स को पढ़ा था, आपने क्लासेस को देखा था? अगर क्लासेस को देखा था तो आपने क्या देखा था? तो ये आखिरी का जो 1 वीक रहता है, बैंकर्स के माइंड में दिखते हैं सो इतना बड़ा सिलेबस है, 55 मिनट्स, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, 5 5 मॉड्यूल हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो 1 वीक जो एग्जाम वाला टाइम रहता है, वहां पे आप बैंकर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि सो दैट वहां पे वो एक सही स्ट्रेटजी और सही अप्रोच के साथ वो एक हफ्ते को यूटिलाइज करें?
देखिए सर, मेरा सर बस अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो सर लास्ट में 1 वीक का एक कैप्सूल बैच आता है सर, वो सारे सब्जेक्ट्स का आता है, वो लीड टीम के तरफ से। तो सर मैं कोई मतलब नोट्स अपने पे नहीं पढ़ा था, ना मैंने कोई सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं हमारे पास, क्योंकि फिर सुबह जाना रहता है, सारी चीजें हैं। और ना हमने सर किसी दूसरे चीज पे फोकस किया। मैंने सर हमेशा बस क्लास एक भी नहीं छोड़ा सर। मुझे खड़े होकर क्लास करना रहेगा बीच चौराहे में, मैं वो कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि वो लाइव होता है सेशन लाइव। एक फैकल्टी वही देता है, उसको भी पता है कि नहीं यार ये कंटेंट आ सकता है। तो मैंने सर केवल 7 दिन कैप्सूल बैच देखा था, कुछ पढ़ाई अलग से नहीं की थी, क्योंकि सर आप लोगों पे तो इतना ट्रस्ट, पूरा भरोसा था। बस वही देख के सर, और लास्ट में जो मैराथन सेशन 6.5 घंटे का होता है, जो असली एक ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है सर जो है, तो वो इतना ज्यादा है, बस उसी से सर मेरा है। और मैं सर बैंकर्स को यही बोलूंगा कि मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, और आप लोग भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल बैच इनफ होता है आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। वो सारे कंटेंट एक में होके, और आपको लास्ट में मैराथन सेशन आपको मिलेगा, सो इतना माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि अगले दिन जब पेपर आएगा तो आप आसानी से उसको क्रैक कर लोगे एकदम विद ए गुड मार्क्स। ग्रेट सर। जैसे आपने स्टार्टिंग बोला था सीसीपी आप मैराथन दे के निकाल लिया, आपका शॉर्ट भी है हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। तो मुझे एक दो बैंकर का कॉल भी आया, वो कहते हैं सर जीआईबी का क्या पेपर हम सिर्फ मैराथन से निकाल सकते हैं, वो 6 घंटे का 7 घंटे का मैराथन देख के। आपने भी मैराथन देखा, क्या आपको लगता है आपने चारों पेपर दिया आईबीएफ का जिस लेवल का पेपर था, सिर्फ एक दिन के मैराथन से एक पेपर को निकालना, इज इट फिजिबल? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या लगता है आपको इस पे? एक्चुअली सर मैं आपको सही बताऊं, मैं मुझे सर ये बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरा मैराथन देख के सीसीपी निकल जाएगा। वो तो मैंने जस्ट ट्रायल दिया था एक्चुअली। मेरा रेशियो एंड फाइनेंशियल्स वाला पोर्शन वीक था, बाकी मैं बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ पढ़ा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीजी डिप्लोमा मणिपाल से किया हुआ था, तो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इसीलिए मेरा वो निकल गया 7 घंटे का मैराथन सेशन देख के। और आपने फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस का इतना बड़े बड़े एग्जाम्पल करा लिए थे कि उस लेवल के मैंने टच कर लिया था, तो मेरा निकला था। बट हम्म। जेआईबी इज नॉट अ फन, मतलब ऐसा मजाक नहीं है। आपको थॉरोली आपको फाउंडेशन बैच से लेना पड़ेगा। मेरी गलती थी कि मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैं फाउंडेशन बैच मिस किया था। बट मैं सारे बैंकर्स को एक रिकमेंडेशन है, प्लीज जेआईबी इज नॉट ए कप ऑफ टी, ठीक है। और आप प्लीज उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितने आपके फाउंडेशन क्लियर होंगे, यू कैन इजिली क्रैक। क्योंकि ऐसा मानना रहता है कि जब आपके बहुत सारे बैंकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टफ चीजों में उलझ जाते हैं, एएफएम में लगाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं करना है इतना, क्योंकि हमें जेआईबी निकालने से मतलब है, ठीक है। हम बेसिक चीजें अगर आपको पता रहेंगी, बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी, तो आप बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से निकाल लोगे। और फाउंडेशन में इतने बेसिक तरीके से सर आप लोगों ने सारी चीजें, मतलब मैं तो सुपर इलीट लिया था, तो बाद में फाउंडेशन बैच देखा था, तो इतने बेसिक तरीके से तो सर जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में मैराथन मतलब सेशन देख के, देखिए जिनका निकल रहा है, तो उनका 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से क्लियर होगा। भले आपको नहीं पता होगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी वो मैराथन सेशन देख के वो अगले दिन निकाल लेते हैं। बट जिनको शुरू से करना है, प्लीज आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए, सुपर एलीट प्लान लीजिए। तो मेरे सक्सेस का तो सर यही मंत्र है। यस सर, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या अनुज सर जेआईबी के एग्जाम के बाद रुकने वाले हैं, या कुछ और प्लान है, या कुछ और प्रिपरेशन है? या क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स ऐसे होते हैं ना, जेआईबी निकाल के रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब देंगे अगला एग्जाम, कभी मन करेगा सीआईबी देंगे या कुछ और एग्जाम देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो डेडिकेटेड अनुज सर जो बैंक से आते थे, क्लास में लग जाते थे, रात रात तक पढ़ते थे, डाउट्स पूछते थे, क्या जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है आपकी, या कुछ और आपने सोच रखा हुआ है? सर आपका ये इतना प्यारा क्वेश्चन है सर। सो मैं सर एक छोटे से इससे, देखिए समुद्र और नदी में यही डिफरेंस होता है। एक समुद्र का बहाव कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि उसको पता है उसको किस, उसका क्या स्तर है। एक नदी एक छोटे से जगह पे रह जाती है, फिर वो उस पानी की क्या स्थिति होती है वो भी सबको पता है। तो रुकने हम्म। वाला कोई भी अगर होगा, तो फिर उसको लेवल फिर उसी लेवल पे रह जाएगा। और इनफैक्ट अभी भी टाइम होता है कि जब एक बैंकर अगर एक स्टेज क्वालिफाई हो जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी एक लेवल अप रहता है। आज मेरा कॉन्फिडेंस बाकी बैंकर जो मेरे साथ हैं, इम्प्लॉइज हैं, ऑलरेडी मेरा बहुत अपर लेवल पे है। देखिए चीजें बैंक में पॉलिसी के हिसाब से वो डिफरेंट है, बट आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर हो जाता है। और मेरी सर बात रही, तो मैं सर आपको भी पता है, बिल्कुल मैं रुकने वाला में से तो हूँ नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस सर बहुत हाई हो गया है। तो हाँ, मेरी कुछ प्लानिंग है सर, मैं उस अपने प्लानिंग को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। और मैं सर डेफिनेटली उस प्लानिंग को सर अभी इम्प्लीमेंट करूंगा। और सर मैंने कुछ मेरे अदर भी सर अभी हैं चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उसको भी सर चीज़ें क्लियर करके
मैं विद इन 6 मंथ का सर मेरा एक नेक्स्ट टारगेट और है, फिर उसके बाद सर चीजें करूंगा सर, ग्रेट फिर सर, वो ग्रेट। बाद ये में बहुत डिस्क्लोज करूंगा। बहुत बहुत अच्छी चीज है। मतलब देखो, हमारा जो टारगेट होता है ना, वो मतलब बहुत कम लोगों के पास पता होना चाहिए। आप मतलब जो ट्रस्ट में है उनके पास आप शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लेकिन आपने अपना विजन रखा है ना, कीप इट अप, उस पर फोकस कीजिए, और 6 मंथ जैसे आपने बोला टारगेट रखा है, उसको डेफिनेटली आप अचीव कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि हाउ यू कैन रेकमेंड द ऑलीबोर्ड टू योर कलीग्स एंड द बैंकर्स, एंड आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहोगे आप ऑलीबोर्ड प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आपने सीसीपी और जेआईबी दोनों क्वालिफाई किया है यहाँ से। आई थिंक मैंने अपने पूरे इंटरव्यू में एक ही चीज बताया है। मैंने तो इतनी बार ओली को तीनों सारे फैकल्टीज का बताया। देखिए, मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन देता हूँ बैंकर्स। आई एम नॉट हियर टू पब्लिसिटी ऑफ एनी प्लेटफॉर्म और कुछ भी हो, बट आपको ट्रस्ट एक ट्रस्ट वाली चीजें होती हैं। यहाँ के फैकल्टीज जो हैं वो एक फैमिली मेंबर है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप एक फैकल्टी को फैकल्टी के तरीके से रखोगे। जब आपको एक फैमिली रिलेशन समझ में आती है, मैं कभी भी किसी भी फैकल्टी जिससे मैंने पढ़ा है, कभी भी मैंने डाउट पूछा है, विद इन और सेकंड, या मान लो कभी अगर वो बिजी भी रहता है तो उनका हमेशा रिस्पॉन्ड आता है। मुझे कोई भी आज तक सर प्रॉब्लम हुई थी, मैंने हमेशा फैकल्टीज को कनेक्ट किया सर, आपको कनेक्ट किया सारी, तो मुझे कभी नहीं लगा, मुझे हमेशा लगा कि नहीं, मतलब बड़े भाई का आशीर्वाद है तो चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके की चीजें, सो ओली फूड एक एथिक्स, कल्चर एंड वैल्यूज एंड, और जो एक जो कंटेंट है, कंटेंट में सर मतलब एकदम डिक्टो जो आईएबीएफ की चीजें हैं, मोर देन सफिशिएंट है। उतना कोई पढ़ नहीं पाएगा, मैं आपको बता सकता हूँ 6 महीने में उतना कवर ही नहीं कर पाएगा, इतने कंटेंट्स हैं टीम के पास। सो आई बिलीव कि आप बिलीव रखिए, और जिस तरीके से आप मेंटर्स पे रखते हैं, प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, अपने आप पे बिलीव रखते हैं, और सिलेक्शन निकालने से मतलब है यार। मतलब आप देखो ना, मतलब आपको पता है कि यार इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म में सारी चीजें मिल रही हैं, तो क्यों 10 जगह दिमाग लगाना। थैंक यू सो मच अनुज सर, अपना कीमती समय देने के लिए। रियली आपने बहुत ही प्यारे तरीके से आपने गाइड किया। आज मैंने बहुत सुना है आपको, और वो बहुत अच्छा लगा। आपने लिटरली बहुत अच्छे तरीके से बैंकर को स्टेप बाय स्टेप आपने गाइड किया, जो नहीं कर पा रहे उसको आपने गाइड किया, एंड किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होता है, सब्जेक्ट वाइज आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई। रियली दिस इज द वन ऑफ द वंडरफुल इंटरव्यू सेशन जो मुझे लगता है थैंक आपने यू। डिलीवर किया। थैंक यू सो मच अनुज सर, अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये इंटरव्यू सेशन अब तक देख रहे हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी इस इंटरव्यू को अगर आप देख रहे हो, आपको अनुज सर से या ऑलीबोर्ड टीम से या स्पेसिफिकली मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, फील फ्री टू बी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं और अनुज सर आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। एक बार फिर से अनुज सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया अपना कीमती समय थैंक यू देने सर, के लिए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी कुछ फैंटेस्टिक जर्नी के साथ। बाकी मुलाकात तो आप सभी से होते रहेगी अनुसार, स्पेसिफिकली आपके साथ तो जर्नी अभी और लंबी चलेगी हमारी। तो थैंक यू सो मच आप बिल्कुल। सभी का, सभी जितने भी व्यूअर्स थे, अपना कीमती समय देने के लिए। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू बी आस्क, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ हॉलीवुड। ऐसी अमेजिंग जर्नी आप भी कंप्लीट कर सकते हो, जैसे ये सक्सेसफुल बैंकर अपने एग्जाम को, अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। सो वंस अगेन थैंक यू अनुज सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।